नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। 5 साल पहले साल 2016 में 8 नवंबर के दिन केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया था। हम बात कर रहे हैं डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण या आसान भाषा में कहें तो नोटबंदी की। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी के बारे में कुछ इस तरह बताया गया। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। इस ऐलान के बाद देश भर में 500 और 1000 रुपए के नोटों को अवैध घोषित कर दिया गया था। नोटबंदी की यह घोषणा उसी दिन आधी रात से लागू हो गई। इस ऐलान के बाद कुछ ही देर में देश में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई थीं। लोग 1000-500 के नोटों को खर्च करने बाजार निकल चुके थे। रात 12 बजे तक लोग सुनारों की दुकान पर थे। बैंकों के बाहर लाइनें लगाकर नोटों को बदलवाने के लिए आम जनता को हफ्तों तक परेशान होना पड़ा था। इस दौरान कई लोगों की मौत की खबरें देश के तमाम हिस्सों से हमारे सामने आईं, जो या तो बैंक की लाइन में थे या ड्यूटी कर रहे थे और उनकी मौत हो गई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के दौरान 4 नागरिकों की मौत की बात मानी थी। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में 18 दिसंबर 2018 को जेटली ने कहा था कि उपलब्ध सूचना के मुताबिक नोटबंदी के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के 3 अधिकारी और इसके एक ग्राहक की मौत हो गई थी। लेकिन बाद में सूचना के अधिकार के तहत जब प्रधानमंत्री कार्यालय से नोटबंदी से मरने वालों की संख्या को लेकर सवाल किया गया, तब प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नोटबंदी के बाद हुई मौतों के बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं है। सरकार ने ऐलान किया था कि उसने देश में मौजूद काले धन और नकली मुद्रा की समस्या को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया है। हालांकि नोटबंदी देश में पहली बार 2016 में ही नहीं हुई। देश में इससे पहले 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने भी इन्हीं कारणों से 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया था। हालांकि नोटबंदी के बाद इन 5 सालों में डिजिटल भुगतान में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में नोटों का चलन कम नहीं हुआ है, बल्कि इसकी रफ्तार भी तेज बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों में यह बात सामने आई है। आइए आरबीआई के आंकड़ों पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों को देखें तो मूल्य के हिसाब से 4 नवंबर 2016 को 17.74 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे, जो 29 अक्टूबर 2021 को बढ़कर 29.17 लाख करोड़ रुपए हो गए। आरबीआई के मुताबिक 30 अक्टूबर 2020 तक चलन में नोटों का मूल्य 26.88 लाख करोड़ रुपए थे, जबकि 29 अक्टूबर 2021 तक इसमें 2,28,963 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। सालाना आधार पर देखें तो 30 अक्टूबर 2020 को इसमें 4,57,059 करोड़ रुपए और इससे एक साल पहले यानी 1 नवंबर 2019 को 2,84,451 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। चलन में बैंक नोटों के मूल्य और मात्रा में 2020 से 21 के दौरान क्रमशः 16.8% और 7.2% की वृद्धि हुई थी, जबकि 2019-20 के दौरान इसमें क्रमशः 14.7% और 6.6% की वृद्धि देखी गई थी। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर द वायर ने जेएनयू के सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग के प्रोफेसर प्रवीण झा से बात की। आजादी के बाद जो कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिनको हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी विडंबना थी वो, या बहुत ही अतार्किक थी, जिनका कोई आर्थिक या एक तरीके से जो कहिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सोच के आधार पे भी
जो हम कहेंगे कोई उसकी आधारशिला नहीं थी। तो उस तरह की नीतियों में या उस तरह की एक जो सोच समझ जो थी, उसमें नोटबंदी का नाम सबसे ऊपर आएगा। यानी कि अगर एक वाक्य में मैं ये कहूं कि सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण कदम के जो आजादी के बाद के बारे में मैं कह रहा हूं, अगर आप कुछ चीजों को सोचें तो उस पे सबसे उच्च श्रेणी पे आप नोटबंदी को रख सकते हैं। ये बात जैसे ही 8 नवंबर 16 को ये किया गया, देश के अधिकतर अर्थशास्त्री, कुछ लोगों को छोड़ के जो सत्ता के काफी करीब थे या सत्ता के करीब होना चाहते थे शायद, उनके अलावा आप देखिएगा कि अधिकतर अर्थशास्त्रियों ने जो है तकरीबन तुरंत ही कहा कि ये जो हो रहा है इसका सिर पैर नहीं है, इसका जो है कोई फायदा नहीं होगा और नुकसान होने की संभावना काफी है जी। आज भी वो जो कंक्लूजन था, वो जो एक समझ थी, उतनी पुख्ता है और ठोस है। और 5 वर्ष के अंतराल के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो इस तरह की सोच अर्थशास्त्रियों ने, भारतीय अर्थशास्त्रियों ने, भारत को देख रहे विदेशी अर्थशास्त्रियों ने, तमाम लोगों ने जो ये बात कही, वो उतनी ही मजबूत है जो उस समय कहा गया था। देखिए, उस समय कहा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो काला धन है उसको समाप्त करना। और ये कहा गया कि ये जो करेंसीज जो हैं उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा, तकरीबन 85% के आसपास। 500 1000 रुपए के जो नोट थे उनके चलन को रोक के, और इससे जो है जिनके पास वो काला धन जमा था इन करेंसी नोट्स में, उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, सदमा होगा, इत्यादि इत्यादि। तो उसको हम एक बार में जो है सिस्टम से बाहर ले आएंगे। हुआ क्या, हम सभी लोग जानते हैं कि तकरीबन 100% जो है, तकरीबन जो आपने जिसको सिस्टम से बाहर किया वो वापस आ गया। और बहुत हल्का, बहुत छोटी सी रकम ऐसी थी जो वापस नहीं आ पाई, यानी कि 99% से ज्यादा जो है वापस सिस्टम में आ गई। उसके बाद एक जो कहते हैं ना कि कुछ एड ऑन चीजें लगाने की कोशिश, जिससे कि इसको जस्टिफाई किया जा सके। उस घोषणा में जो है मुख्य बात यही थी कि काले धन पे हम प्रहार कर रहे हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद कहा गया नहीं नहीं, वो टेररिज्म जो है और टेरर फंडिंग, उसको किस तरीके से झटका पहुंचाया जाए, उस पर कैसे प्रहार किया जाए। उसके साथ साथ काउंटरफीट करेंसी जो है हमारे सिस्टम में, चाहे टेररिज्म से जुड़ी हो चाहे उससे अलग हो, कैसे उसको भी कमजोर किया जाए। तो जहां तक काउंटरफीट करेंसी का सवाल है, इस पे काफी चर्चा हुई थी उस समय। और जहां तक मुझे याद है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एक आकलन था कि वो तो इतना छोटा हिस्सा है कि उसके बारे में आप चिंतित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। मान लीजिए कि वो 0 कुछ कुछ हो, तो आप उसके लिए इतना बड़ा कदम लेने का जो सोचते हैं, तो नफा नुकसान तो आपको उस पे ढंग से सोचना चाहिए ना। और इसी तरीके से जो टेरर फंडिंग वाली बात थी, उस पे भी कई एस्टिमेट्स है, लेकिन ये एड ऑन था। अच्छा, होता क्या है कि एक माहौल ऐसा बना हुआ है, जैसे ही आप टेरर की बात करते हैं तमाम ताली बजने लगती है कि भाई उसके खिलाफ अगर कुछ हो रहा है, भले ही वो तरह से एक काल्पनिक उसका आधार हो, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई, ये जो राष्ट्रवाद की सेवा में जो है कुछ भी हो जाए तो बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों चीजें बाद में ऐड की गई दूसरे तीसरे सप्ताह तक। चौथे सप्ताह तक जो है ये कहा गया कि मुख्य मुद्दा हमारा जो है वो अर्थव्यवस्था में जो कैश का चलन है उसको कम करके जो डिजिटलाइजेशन है, चूंकि हम एक
मॉडर्न इकोनॉमी बनना चाहते हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं जहां जिसके सारे प्रतिमान जो हों बिल्कुल मॉडर्न हो, चकाचक हो, तो उसमें जो है एक जो डिजिटल व्यवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। दीगर बात है कि ये कितना सही है कितना गलत है, उसमें अगर हम ना भी जाएं और ये हम चर्चा में ना भी लाएं कि जापान और जर्मनी जो बहुत महत्वपूर्ण मॉडर्न इकोनॉमीज हैं ग्लोबली, और जिसमें जो कैश का हिस्सा है ट्रांजैक्शन में वो काफी ज्यादा है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उसमें जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उसका वर्चस्व है, लेकिन अब जो कई बहुत महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की जो हैं, अगर उनको आप देखें, उनका आकलन करें और क्या रेशियो है कैश वर्सेस डिजिटल ट्रांजैक्शंस का, तो बहुत अलग अलग किस्म का अनुभव आपको मिलेगा। तो ये कहना कि भाई मॉडर्निटी जो है उसके साथ इसका कोई बहुत खास संबंध है या नाभिनाल संबंध है, ऑर्गेनिक कनेक्शन है, वो अपने आप में बहुत बड़ी पचकानी बात है। लेकिन चलिए उस चर्चा में हम ना भी जाएं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि क्या हिंदुस्तान जैसी अर्थव्यवस्था के लिए इस तरीके का डिजिटल पुश हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे नागरिकों को, खास करके जो जिसको हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं, ग्रामीण भारत जो है, और ग्रामीण भारत में जितने सारे उद्योग हैं कृषि के साथ साथ जुड़े हुए उससे अलग, क्या उसके लिए बहुत उपयुक्त सोच ये थी? आप निश्चित तौर पे उस दिशा में धीरे धीरे प्रोग्रेस करें, जहां तक सुविधा हो सकती है अच्छी चीज है, लेकिन अगर ये गले की घंटी बन जाए, अगर ये जंजाल बन जाए, अगर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाए, और उसके मैं कई उदाहरण आपको दे सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो फिर सोचना बड़ा जरूरी हो जाता है कि इस तरीके का एक जो पुश है, क्या किसी खास वर्ग को, खास एक जो हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूत किस्म के जो एजेंट्स हैं, क्या समर्थन है, क्या उनकी मदद के लिए, क्या ऐसा तो नहीं है। आफ्टर ऑल डिजिटल ट्रांजैक्शन जो होता है उसको कोई फैसिलिटेट करता है, और फैसिलिटेट कोई मुफ्त में तो करता नहीं है, उसके अपने चार्जेस होते हैं। तो आप किसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछना बड़ा आवश्यक हो जाता है। चलिए हम इन मुद्दों में ना जाएं, लेकिन जैसा आपने कहा कि आरबीआई के जो आंकड़े हैं उसके आधार पे बहुत स्पष्ट है कि निश्चित तौर पे कुछ हद तक डिजिटाइजेशन जो है ट्रांजैक्शंस का बढ़ा है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो कैश का जो पूरा अपना चलन है वो भी बढ़ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो है लोग प्रेफर करते हो कि इसकी जगह हम वो कर लें। कुछ एक ऐसा तबका जरूर है जिसको लगता है कि कन्वीनियंट है और होना चाहिए। मुझे मतलब मैं डिजिटाइजेशन के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि उसको उसके पूरे परिप्रेक्ष्य में डाल के आपको देखना होगा और सोचना होगा। हुआ ये था कि जैसे ही ये कदम उठाया गया उसके कुछ महीनों तक आपने देखा कि डिजिटाइजेशन की रफ्तार ने थोड़ा गति पकड़ी। उसके बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे वो स्लो डाउन होना शुरू हो गया। तो अब जो बहुत बड़ा तबका हमारे देश में है उनको लगता है कि एक कन्वीनियंस इसका है, खास करके जो जैसा मैंने पहले भी कहा कि असंगठित क्षेत्र जो है और वो जो अर्थव्यवस्था है वहां पे काफी काम जो है ऐसे ही होता है। काफी काम तो एक तरीके से जो कहेंगे ना कि मतलब बोली के आधार पे है। आपने कहा कि भैया आज ये दे दो, हम कल पैसा दे देंगे। और उस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो विश्वास पे होते हैं, वहां आप कौन सी डिजिटाइजेशन करेंगे, वहां आप कौन सा उसका सब्स्टिट्यूट कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। इस रिजीम के साथ एक इसका जो तेवर है उसमें क्या होता है कि जिसको कहते हैं ना शॉक एंड ऑ, कि आप जो है
ऐसा कुछ कीजिए कि धरती हिल जाए। तो ये आपने और भी कई बार देखा, मसलन जिस तरीके से इस पैंडेमिक के संदर्भ में जो है 4 घंटे के नोटिस पे, पिछली बार भी 4 घंटा था, इस बार भी 4 घंटा था, कि 4 घंटे की नोटिस पे आप पूरे के पूरे देश को कहते हैं कि ठहर जाओ। तो ये जो एक पूरा शॉक एंड ऑ की टेंडेंसी है, और कि इससे जो है धरती हिला के हम महान बन जाएंगे। तो धरती तो जरूर हिली, लेकिन नुकसान किसका हुआ, ये देखने वाली बात है। तो ये जो एक बॉलीवुड वाला जो मॉडल है ना, कि हमने जबरदस्त घोषणा कर दी और जबरदस्त जो है एक हमारी उपलब्धि हो गई, तो अगर उस लेवल पे राजनीति या अर्थनीति चलेगी, और दुर्भाग्य है कि इस वर्तमान रिजीम में ये एक इसका हिस्सा रहा है, तो बहुत दुखद बात है। और दुखद आपके हमारे लिए जितना हो न हो, लेकिन जो 80-90% जनता जो है, जो जिसको हम कहते हैं ना बॉटम ऑफ द पिरामिड, उनके लिए अगर हम देखें तो बहुत ही चिंतनीय होता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।